आपकी प्रमोद सर के साथ होगी। लीजिए गुरुदेव। चलो मास्टर लोगों, गुड मॉर्निंग और शैलेश सर को धन्यवाद। एक बार मीटर खींच दो मीटर एकदम चढ़ जाए, डाउन हो गया है तो डाउन नहीं होना चाहिए। चलो दबा करके आप सभी लोग एकदम शेयर करो, दबा कर साझा करो, अपने हित मित्र संगी साथी तक पहुंचा दो। और सेशन का पहला सवाल तो आप लोग काफी देर से देख रहे हो और इसका जवाब भी देना शुरू कर दिया आप लोगों ने। और जवाब क्या आ रहा है भाई? यहाँ पर सभी लोग कह रहे हैं संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन किसका है? पियाजे का, वुडवर्थ का, वैलेंटाइन का या फिर रास का? तो चलो जल्दी जल्दी से जवाब दे दो मास्टरों। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह उत्तर किसका सही हो जाएगा यहाँ पर? अच्छा, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि अलग अलग उत्तर भी आ रहे हैं लोगों के। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, इसको लेकर के जवाब भी चेंज आ रहे हैं। हाँ, बी विकल्प वाले काफी सही हो, बहुत बढ़िया। वुडवर्थ का ये कहना है। किसका कहना है? वुडवर्थ का कहना है। और वहीं पर अगर हम वैलेंटाइन की बात कर लें तो वैलेंटाइन साहब क्या कहते हैं? तो वैलेंटाइन साहब कहते हैं रागात्मक प्रवृत्ति के प्रवाह को संवेग कहते हैं। रागात्मक प्रवृत्ति के प्रवाह को संवेग कहते हैं। प्रवृत्ति के प्रवाह को संवेग कहते हैं, संवेग कहते हैं। यह भी परिभाषा काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखना। कल हमने ये सवाल करवाया था, कल जब संवेग वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो संवेग वाले चैप्टर में ये वाला सवाल हुआ था। हाँ जी, आगे बढ़ चलते हैं। सवाल अब आपके सामने कौन सा आ जाएगा? सवाल, अच्छा, रास की परिभाषा भी देख लो। रास कहते हैं कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें भावात्मक तत्वों की प्रधानता रहती है। तो यहां पर अगर हम बात करें रागात्मक तत्वों की प्रवाह की बात करें तो वैलेंटाइन कहते हैं। और अगर पर यहीं पर बात कर लें भावात्मक तत्वों का प्रवाह, भावात्मक तत्वों का प्रवाह, तत्वों का प्रवाह क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। दोनों का मतलब सेम है, ध्यान से सुन लो बच्चा। दोनों का मतलब और दोनों कहने का मकसद सेम है, बस शब्द का अंतर है। यहां पर रागात्मक तत्वों का प्रवाह कर लेना और यहां पर भावात्मक तत्वों का प्रवाह कर लेना, दोनों सेम अर्थ दे रहे हैं, बट डिफरेंस हो जाएगा। रागात्मक प्रवाह की बात करें तो वैलेंटाइन कर देना, भावात्मक तत्व की प्रवाह की बात करेगा तो रास सही कर देना, और उत्तेजित दशा का नाम है तो वुडवर्थ हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सवाल आपके सामने आता है कौन सा? दूसरे नंबर का। निम्न में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? बताना, इनमें से कौन एक होगा जिसके जरिए शिशु के लर्निंग में सहायता नहीं मिलेगी? तो जल्दी जल्दी उत्तर देना मास्टरों, फटाफट के अंदाज में सब लोग जवाब दे दो, फटाफट के अंदाज में सभी लोग जवाब दो। और मीटर खींचो, अरे मीटर खींचो। किसका किसका मूड ऑफ है? कौन पूछ रहा है ये? अगर किसी का मूड ऑफ है तो उसका हम बता रहे हैं, ऑन करने का तरीका बता रहे हैं। जैसे बैटरी मोबाइल की जब खराब हो जाती है ना, बूस्ट मारना पड़ता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगाना पड़ता है। बोर्ड में दोनों अंगुलियां डाल दो, झटका लगेगा डायरेक्ट दिमाग पर, ऑन हो जाएगा खट से। यहाँ पर कह रहा है शिशु के अधिगम में सहायता नहीं मिलेगी, तो अनुकरण से सहायता मिलेगी। दिए गए विकल्पों में से सी वाले विकल्प को हटा देना। इससे शिशु के सीखने में, अधिगम का मतलब क्या होता है? लर्निंग, लर्निंग का मतलब क्या होता है? सीखना। इसी के माध्यम से सीखने में सहायता नहीं मिलेगी। अब आप कहोगे कि गुरुजी काहे नहीं मिलेगी? स्कूल बस्ता में ही तो किताब उताब रहेगा, है ना? अरे किताब उताब की बात ही नहीं है यहाँ पर। अनुकरण के जरिए भाषा सीखता है, कौशल सीखता है, मोटिवेशन उसको काम करने के लिए तैयार करता है, पुरस्कार भी उसको काम करने में संतोष और आनंद प्रदान करता है। यहाँ पर आप सभी विकल्प नंबर सी को हटा दो, ठीक। सवाल आपके सामने कौन सा आ जाएगा? तीसरे नंबर। माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना, ये कौन सी अवस्था से संबंधित है? बताओ फटाफट। माँ बाप के साये से बाहर निकलना और अपने साथियों के संगत में समय व्यतीत करना, ये कौन सी अवस्था की विशेषताएं हैं? चलो जल्दी जल्दी उत्तर बताओ। पिंकी कह रही सर आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। हाँ, जितने करिया ही उतने तारीफ करा लोगों, स्मार्ट लगत है, ये करत है आप। चलो जवाब दे दो फटाफट, कौन सा उत्तर इसमें सही हो जाएगा? मैक्सिमम लोगों का जवाब कौन सा रहा? ए विकल्प। बहुत बढ़िया, आप लोगों का जवाब किशोरावस्था से ही होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। किशोरावस्था का बच्चा अपने गैंग का सक्रिय सदस्य बन जाता है, सिंपल सी बात है। समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है, समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है, सक्रिय सदस्य बन जाता है, बन जाता है, ठीक है। और समूह में रहना, समूह में रहना पसंद करता है, समूह में रहना पसंद करता है। मतलब कुल मिला जुला करके बात यह है कि अगर स्कूल की छुट्टी हो गई है, कॉलेज की छुट्टी हो गई है, तब भी घर जाने का मन नहीं करता है। हर वक्त किसके साथ समय व्यतीत करने का मन करता है? अपने साथियों के साथ ही समय व्यतीत करने का मन करता है उसका, हरदम हर वक्त रहने का मन करता है। इसलिए जाहिर सी बात है कि माता पिता के साये से बाहर निकल साथियों की संगत पसंद करना किशोरावस्था के अंदर ये लक्षण होता है, क्योंकि किशोरावस्था में वह मित्रता का भाव अधिक विकसित हो जाता है उसके अंदर। चौथे नंबर में आओ। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? मोटिवेशन वाले चैप्टर से ये सवाल है कि बच्चे के सीखने में प्रेरणा किस रूप में उपयोगी मानी जाती है? मोटिवेशन कैसे योगदान देगा बच्चे के सीखने में? समूह की आयु बाल्यावस्था होती है धीरेन्द्र भैया, लेकिन समूह की अवस्था बाल्यावस्था होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन किशोरावस्था भी समूह की अवस्था होती है। किशोरावस्था में जबरदस्त समूह की अवस्था होती है, माने कि अब वह अपने समूह का एक्टिव मेंबर बन जाता है। इसलिए उत्तर सही हो जाएगा किशोरावस्था। एक्टिव मेंबर का मतलब है समूह की वेशभूषा, भाषा सब प्रभावित करने लगता है एक दूसरे को। यहां पर क्या होगा?
बालक की व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार व दंड, प्रशंसा व भर्त्सना। यहाँ पर सभी आपका उत्तर सही हो जाएगा। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। क्यों विकल्प नंबर डी सही होगा? कारण समझिएगा। कह रहा कि प्रेरणा किस रूप में उपयोगी है। अच्छा ये बताओ, अगर बच्चे की इंडिविजुअलिटी का आप सम्मान करेंगे, मतलब बच्चे की व्यक्तित्व का सम्मान करने का मतलब है कि बालक के बुद्धि, बालक की योग्यता, बालक की क्षमता, बालक के प्रयास को आप सम्मान दो। अगर किसी बच्चे ने कुछ सीखने का प्रयास किया और कुछ प्रश्न का उत्तर बताने का प्रयास किया, आप उसे सम्मान दो। हाँ बेटा तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन ये ऐसे होनी चाहिए। जैसे ही उसको सम्मान दोगे, उसको मोटिवेशन का लेवल बढ़ जाएगा। सीखने में अगर पुरस्कार का प्रयोग करोगे, अच्छा कर रहा है तो पुरस्कार दो, खराब कर रहा है तो दंड का प्रयोग करो, इससे भी मोटिवेशन होता है। और भर्त्सना का मतलब क्या होता है? आलोचना करना। अगर आप इसका प्रयोग कर रहे हो, गलत करने पर बच्चे को क्रिटिसाइज कर दो, बच्चे की आलोचना कर दोगे, तो यह भी उस रूप में काम करेगा। इस नाते यहां पर जवाब सभी का कौन सा हो जाएगा? डी वाला। और मैक्सिमम लोगों ने जवाब दिया है। देखो भर्त्सना का मतलब होता है आलोचना करना। किसी बच्चे को ना, मतलब बच्चा अगर अच्छा नहीं कर रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, तो उसकी तारीफ थोड़े करेंगे, उसकी आलोचना कर देंगे। तो आलोचना करेंगे तो उसको बुरा लगेगा, और जब बुरा लगेगा तो फिर वो क्या करेगा? अच्छा काम करने जाएगा। यहाँ पर आदर्श पूछ रहे हैं कि सर पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था समझा दीजिए। लो समझा देता हूं बच्चा। देखो पूर्व बाल्यावस्था जब भी आपसे कहेगा, तो पूर्व बाल्यावस्था का समय हो जाता है आपका कौन सा? 2 वर्ष से 6 वर्ष का समय हो जाता है पूर्व बाल्यावस्था। 2 वर्ष से 6 वर्ष। ऐसी कंडीशन में उत्तर बाल्यावस्था कौन सा हो जाता है? ऐसी कंडीशन में उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष हो जाता है। 6 वर्ष से 12 वर्ष हो जाता है। कई बार आपको ऐसा भी विकल्प मिलेगा कि ये 6 वर्ष से 12 वर्ष को 2 हिस्सों में बांट देता है, 6 से 9 कर देता है और 9 से 12 कर देता है। तो बहुत बार उत्तर बाल्यावस्था या परिवर्ती बाल्यावस्था में 9 से 12 का विकल्प सही करता है। ठीक है, 9 से 12 की बात कर लेता है। कुल मिलाजुला करके 6 से 12 के बीच ही 9 से 12 पड़ेगा। इसलिए अगर कहीं भी विकल्प में 9 से 12 उत्तर बाल्यावस्था के रूप में सही हो रहा है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़िएगा। सवाल अब आपके सामने कौन सा आ गया? सवाल अब आपके सामने आ गया, यहां पर सभी विकल्प हैं, व्याख्या है 5वें नंबर का। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? बताइए, बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? निधि कह रही हैं कि सर मेरी दादी को आपका पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी टीचर थी पहले। अच्छा, दादी को प्रणाम बोल देना मेरी तरफ से। सौभाग्य है आपका कि आप टीचर के घर में जन्म ली हैं, भविष्य में आप टीचर बनो। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? बताओ, खेल का महत्व होगा कि नहीं होगा? हाँ उत्तर देना फटाफट। देखता हूं कि कितने लोगों का जवाब सही हो रहा है। फटाफट के अंदाज में सब लोग जवाब देते रहो। हाँ ए विकल्प मैं देख पा रहा हूं कि मैक्सिमम बच्चों का ए विकल्प ही आ रहा है। हाँ जो लोग भटक रहे हैं, थोड़ा इधर उधर के तरफ जा रहे हैं, मतलब कुछ लोगों का विकल्प बी भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग बी वाला बता रहे हैं। ये मतलब बचपन में बाल साहित्य पढ़ते थे, है ना? हाँ, जब इनको पढ़ना लिखना नहीं भी आता था, तो ये किताबें मंगवाते थे। पापा किताब लेती आया बाजारी से, लड़कन वाली, हम पढ़ब, हमार सोशलाइजेशन बढ़िया हुई, है ना? बाल साहित्य पढ़ रहे हैं। अरे भाई, हम लोगों ने जितना भी सामाजिक गुण सीखा है, वो किसके माध्यम से सीखा है? खेल के माध्यम से सीखता है। क्योंकि खेल जब भी खेलने जाएंगे तो समूह में खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे? बताओ, खेल जब भी खेलेंगे समूह में खेलेंगे, और जब समूह में खेलेंगे तो समूह के गुण भी क्या हो जाएंगे? समूह में मित्रता दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? प्रेम एक दूसरे से दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? सहानुभूति एक दूसरे से प्रकट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो मित्रता, प्रेम, सहानुभूति इत्यादि गुणधर्म हम कहाँ से सीखते हैं? खेलों के माध्यम से सीखते हैं। अब किसी बालक को चोट लग गई खेलते खेलते, तो दूसरा बालक उसको जाएगा ना, सहलाएगा, प्यार करेगा, दुलार करेगा। और बच्चा अगर सिसिक सिसिक के रो रहा है दूसरा कहेगा मत रो, चोट लग गई। दूसरा कहेगा यार काहे नहीं रोएगा, चोट लगी है उसको तो थोड़ा रो लेने दो। ठीक है, लग गई है तो लग गई है, मत रो, जितना रोगे उतना दर्द होगा, बर्दाश्त करो, ठीक हो जाओगे, भगवान ठीक कर दो इसको। एक दूसरे को देखो क्या दिखा रहे हैं, सिंपैथी दिखा रहे हैं बच्चे। तो खेल ही वो माध्यम होता है जिसके जरिए बच्चे का सामाजिक विकास अच्छा होता है। और न सिर्फ सामाजिक विकास अच्छा होगा, बल्कि समग्र विकास अच्छा होता है, सर्वांगीण विकास होगा। क्योंकि खेलेगा तो शारीरिक व्यायाम भी होगा उसका, और कहते हैं कि शरीर स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अब अगर शरीर स्वस्थ हो रहा है, मस्तिष्क स्वस्थ हो रहा है, सब कुछ अच्छा होगा। तो बिल्कुल करेक्ट आपका ए विकल्प ही होगा, और कोई नहीं होगा। आगे बढ़ चलिए, छठे को देखिएगा। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। बताइए, मोटिवेशन को जब बांटा जाएगा कि मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है, तो आप कौन सा विकल्प सही करना पसंद करोगे मोटिवेशन के प्रकार में? जल्दी जल्दी उत्तर दो मास्टरों, फटाफट मेरे प्यारे गजनियों। मीटर चढ़ाते जाओ गजनियों, मीटर चढ़ाते जाओ, मीटर बहुत डाउन ना होने पाए। खींचो एक बार सब लोग, चलो खींच दो। अंकिता कह रही सर कोई कितना याद करेगा, भूल जा रहे हैं। हाँ अंकिता, ये बात तो सही है तुम्हारी। याद होने से ज्यादा जो भूलने का कॉन्फिडेंस है आप लोगों का, लाजवाब है। मतलब उसके लिए तो तालियां बजनी चाहिए। यहाँ पर अभिप्रेरणा का वर्गीकरण देखो, सामान्य तौर पर मोटिवेशन 2 प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य। सामान्य तरीके से मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है आंतरिक और दूसरा होता है कौन सा? दूसरा होता है बाह्य। आंतरिक वो होता है जो जन्मजात होता है। आंतरिक कौन सा होता है? आंतरिक प्रेरक की अगर हम बात कर दें तो आंतरिक कौन सा होगा? जो जन्मजात होगा। आंतरिक जन्मजात होता है, आंतरिक वाला जन्मजात होता है। अब जन्मजात में क्या हो जाएगा? जितने भी हमारे शरीर के अंदर इंस्टॉल हुए हैं, मतलब जब हम पैदा हुए हैं तो हमारे अंदर ऑलरेडी कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहते हैं। जैसे क्या क्या इंस्टॉल रहता है आंतरिक में? देखो, जैसे भूख प्यास,
भूख, प्यास, निद्रा, है ना, जिज्ञासा, जिज्ञासा, आनंद और रुचि, ये सब क्या है? आंतरिक हैं, आंतरिक। इनको कहीं सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। और बाहरी वाले जो होते हैं वो कौन होते हैं? अर्जित। जो अर्जित होते हैं बाह्य वातावरण से, जैसे पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, ये सब क्या हैं? बाहरी हैं। पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कार। अच्छा, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि कौन सा मोटिवेशन प्रबल मोटिवेशन होता है, सबसे ज्यादा हैवी मोटिवेशन कौन होता है, मजबूत वाला मोटिवेशन कौन सा होता है, तो आप कहना कि आंतरिक वाला मोटिवेशन सबसे ज्यादा मजबूत मोटिवेशन होता है। क्यों मजबूत होता है भाई? इसलिए मजबूत होता है कि ये अगर प्रकट हो गया तो निश्चित काम करवाएगा, गारंटी है काम करवाएगा। जैसे अगर आपको प्यास लग गई है तो पानी पियोगे, गारंटी पानी पियोगे। बिना पानी पिए आप रह ही नहीं सकते हो। प्यास अगर लग गई तो कुआं खोद डालोगे, पहाड़ चढ़ डालोगे। अगर पानी नहीं मिलेगा तो किसी का खून पियोगे, लेकिन पियोगे जरूर पियोगे। लेकिन अगर कोई पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कार मिलने में कोई आड़े आ जा रहा है, कोई कठिनाई आ जा रही, बाधा आ जा रही है, तो हो सकता है कि हमारा मोटिवेशन कमजोर पड़ जाए। इसलिए बाहरी मोटिवेशन अपेक्षाकृत कमजोर होता है आंतरिक मोटिवेशन की तुलना में। ठीक है, चलो। और बाकी मोटिवेशन किसके द्वारा समझाए गए? तो अब्राहम मैस्लो ने दो प्रकार का बताया है, जन्मजात बताया है और अर्जित बताया है। तो यह भी इंपॉर्टेंट कर लो, मैस्लो के द्वारा बताए गए दो अभिप्रेरणा कौन से होते हैं? जन्मजात होते हैं, अर्जित होते हैं। इसी प्रकार से थॉमसन ने देखो दो प्रकार का बताया है, स्वाभाविक अभिप्रेरण और कौन सा? कृत्रिम बताया है। तो इनको भी याद रखना, ध्यानपूर्वक याद रखना। मैस्लो के द्वारा जो बताए गए हैं उन्हें भी याद रखना है, थॉमसन के द्वारा जो बताए गए हैं उनको भी याद रखना है। चलो सवाल देख लेते हैं 7वें नंबर का। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, बताओ कितने प्रकार का अंतरण हो सकता है? यहां अधिगम स्थानांतरण के विषय में बात कर रहा है। सीखने की प्रक्रिया में स्थानांतरण कितने प्रकार का हो सकता है? बताना फटाफट, कितने प्रकार का स्थानांतरण हो सकता है? सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य या इनमें से सभी? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी के जवाब एकदम मस्त बेहतरीन से आ रहे हैं। यहां पर जवाब आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? सभी। अंतरण सभी प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सभी प्रकार के होंगे? तो पहला होता है सकारात्मक अंतरण। सकारात्मक अंतरण क्या होता है? एक परिस्थिति का ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में मदद करे। यहां पर एक परिस्थिति का ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में मदद करे। एक परिस्थिति का ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में मदद करे, दूसरी परिस्थिति में मदद करे, तब उसको सकारात्मक कहते हैं। जैसे अगर आपने हिंदी सीखा तो आपको संस्कृत सीखने में मदद मिल जाएगी, या फिर आपने संस्कृत सीखा तो हिंदी सीखने में मदद मिल जाएगी। नकारात्मक अंतरण क्या होता है? कि एक परिस्थिति का ज्ञान, एक परिस्थिति का ज्ञान दूसरी में बाधा पहुंचाए। एक परिस्थिति का ज्ञान दूसरी में बाधा पहुंचाए, दूसरी परिस्थिति में बाधा पहुंचाए, बाधा उत्पन्न करे, तब वहां पर नकारात्मक हो जाएगा। जैसे उदाहरण क्या होता है? बार बार उदाहरण मैं आपको समझाता हूं कि पैजामा और धोती वाला उदाहरण हरदम समझाता हूं, पैंट वाला धोती वाला उदाहरण हरदम समझाता हूं। अगर आप धोती पहनना सीख लिए तो पैंट में समस्या होगी, पैंट पहनना सीख लिए तो धोती पहनने में समस्या होगी। और शून्य का मतलब होता है कि ना फायदा पहुंचाए और ना नुकसान पहुंचाए। ठीक है, ना फायदा पहुंचाए ना नुकसान पहुंचाए, ना फायदा ना नुकसान, तो मतलब समझ लो शून्य बात हो गई। जैसे संस्कृत का ज्ञान अगर आपके पास है, संस्कृत का ज्ञान अगर आपके पास है तो मैथ में ना कोई फायदा होगा ना कोई नुकसान होगा, इसको शून्य अंतरण कहा जाता है। आगे देख लो, सवाल आपके सामने कौन सा आता है? 8वें नंबर का। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? बताओ इसमें से कौन सा संप्रदाय ऐसा है जो अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखने में मदद करता है? जल्दी जल्दी उत्तर बताओ मास्टरों, फटाफट के अंदाज में सभी का कमेंट आना चाहिए। सर क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन ए और सी दोनों सही होगा। 7 में ए और सी दोनों समय, अच्छा बहुत किचकिचा के जवाब दे रहे हो प्रभु। 7 वाले में ए और सी दोनों होगा? अरे महाराज 7 वाले में सब सही होगा, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य सब सही होगा। डी विकल्प तो मैंने बताया है आपको। यहां पर अंतर्दृष्टि वाला जो मत है वो किससे संबंधित है? गेस्टाल्टवाद से संबंधित है, गेस्टाल्टवाद से संबंधित है। इसी गेस्टाल्टवाद से संबंध किसका है? कोहलर का है। और कोहलर ने ही अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था चिंपैंजी पर प्रयोग करके। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसका है बच्चा? कोहलर का है। कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, कोहलर का कौन सा सिद्धांत है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है कोहलर का। और ये जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, कोहलर कौन से हैं? तो कोहलर का संबंध गेस्टाल्टवाद से है। किससे है? गेस्टाल्टवाद से है। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है समग्र संरचना या पूर्ण कृत्रिक संरचना। बिल्कुल, बहुत अच्छा, सब लोग एकदम बेहतरीन जवाब दे रहे हैं। चलो आगे बढ़ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ जाता है बच्चा, कौन सा? 9वें नंबर का सवाल। पढ़िए और जवाब दे दीजिएगा। 9वें में क्या कह रहा है? कह रहा है सीखना है व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, या फिर व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, या फिर इनमें से सभी। चलिए फटाफट उत्तर दे दीजिए आप सभी लोग। अधिगम क्या है? सीखना क्या है? सभी लोग का जवाब आना चाहिए, फटाफट के अंदाज में उत्तर दे दो। व्हाट इज लर्निंग? बताओ जल्दी जल्दी उत्तर दे दो।
व्यवहार में परिवर्तन है, या अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम है, या फिर व्यवहार में अपेक्षाकृत परिवर्तन, या इनमें से सभी। बहुत अच्छे। यहाँ पर सभी का जवाब आ रहा है कौन सा? डी वाला। और निसंदेह डी विकल्प आप सभी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि व्यवहार में परिवर्तन भी अधिगम है और अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम क्या होता है? इसका भी परिणाम होता है व्यवहार परिवर्तन। इसका भी क्या परिणाम मिलता है? व्यवहार परिवर्तन। व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन अधिगम की विशुद्ध परिभाषा भी यही है। इसका मतलब है यहां पर सभी विकल्प आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाँ, डी विकल्प वाले बिल्कुल राइट ऑप्शन हो भैया। आगे देख लेते हैं गाइज। मीटर खींचो यार, मीटर डाउन हो रहा है। 10वें नंबर का सवाल देखना। शारीरिक वृद्धि और विकास को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, शारीरिक वृद्धि और विकास को किस नाम से जाना जाता है? सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए और एकदम तेजी से आना चाहिए। शारीरिक वृद्धि और विकास को किस नाम से जाना जाता है? तत्परता के नाम से, अभिवृद्धि के नाम से जाना जाएगा, गतिशीलता कहा जाएगा, या फिर अनुवांशिकता कहा जाएगा? सब लोग उत्तर दे दो मास्टरों। शारीरिक वृद्धि और विकास का क्या तात्पर्य होता है? यहां पर सभी लोगों का उत्तर कौन सा आ रहा है? आए, शारीरिक वृद्धि और विकास का डी उत्तर बता रहे हो। डी फॉर डंकी। उत्तर गलत आ रहा है, उत्तर गलत आ रहा है। शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहा जाता है प्रभु, अभिवृद्धि कहा जाता है। अरे शारीरिक वृद्धि और विकास का मतलब सिंपल सी बात है, उसी को कोशिकीय वृद्धि और विकास कहा जाता है। इसी को कोशिकीय वृद्धि और विकास कहा जाता है। वृद्धि और विकास कहा जाता है। तो कोशिकाओं की वृद्धि और विकास को हम सिंपली क्या कह देते हैं? अभिवृद्धि कह देते हैं। तो ग्रोथ वही वाली बात है, ग्रोथ। सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? बी विकल्प। 11 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? इसको कई बार मैं करवा चुका हूं। यह मतलब डीएलएड के अगर देखा जाए पीवाईक्यू सेशन में बहुत बार पूछा गया सवाल है कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, किसके द्वारा कहा गया है? जॉन डेवी के द्वारा कहा गया है, गिलफोर्ड के द्वारा कहा गया है, क्रूज के द्वारा, या फिर रास के द्वारा कहा गया है? बताओ कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? जल्दी जल्दी जवाब दे दो, कौन सा उत्तर इसमें सही कर दोगे? बहुत अच्छे। रास के द्वारा यह कथन है। किसके द्वारा है? रास के द्वारा यह कथन है कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक प्रक्रिया है। रास का यह कथन है। 12 नंबर में आ जाओ। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? आपसे यह सवाल पूछ रहा है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो कह रहा है कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, या कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या फिर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अगर बाल मनोविज्ञान को आप पढ़ते हो, बाल मनोविज्ञान का अर्थ अगर आप समझते हो, तो बच्चों के विषय में कौन सा कथन निकल करके आता है आपके सामने? सब लोग जवाब देना, तेजी से कमेंट आप सभी का। हाँ, बाल मनोविज्ञान ये कहता है कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ विशिष्टता होती है, यानी प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है। प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है, क्योंकि सभी लोग ईश्वर की अनूठी संरचना है। सबके अंदर कुछ ना कुछ विशेष गुण धर्म जरूर पाया जाता है। इसी नाते बाल केंद्रित शिक्षण देने की बात की जाती है कि पढ़ाना कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए। इससे क्या होगा? हर बच्चा अपनी विशिष्टता की ओर अग्रसर होगा, अपने विकास के, अपनी संभावना की तरफ विकसित होगा। इसलिए प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? डी वाला। आगे देख लो गाइज, 13 नंबर का सवाल क्या कह रहा है? कह रहा बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन होता है? बताओ, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन होता है? अब यहां पर दो शब्द आपके सामने हैं, एक है बाल शब्द और दूसरा शब्द कौन सा है? मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान को क्या कहते हैं? व्यवहार का अध्ययन, या व्यवहार का विज्ञान कह लो, या फिर मनोविज्ञान, व्यवहार का अध्ययन। और बाल का मतलब क्या होता है? बालक। इसका मतलब है बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है। क्यों अध्ययन करता है बालक के व्यवहार का? इसलिए करता है ताकि हम बच्चों के बारे में सब कुछ जान जाएं। जब हम सब कुछ जान जाएंगे बच्चे के बारे में, तभी हम बाल केंद्रित शिक्षण दे पाएंगे। तभी हम बच्चे की योग्यता, क्षमता को, रुचि को, प्रवृत्ति को, बुद्धि को, व्यक्तित्व को समझेंगे और फिर उसका सम्मान करेंगे और उनको उनके अनुकूल शिक्षण उपलब्ध कराएंगे, ताकि वो अपने समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ें। तो यहाँ पर बाल मनोविज्ञान में जो अध्ययन का केंद्र बिंदु है वो कौन होता है? बालक होता है अध्ययन का केंद्र बिंदु। बालक के ही बारे में पढ़ा जाता है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान का मतलब हो गया बालक के व्यवहार का अध्ययन। तो केंद्र बिंदु कौन हो गया? बालक हो गया केंद्र बिंदु। हाँ, चलिए आगे बढ़ा जाए। सवाल आएगा आपके सामने कौन सा? 14 नंबर का। अच्छी स्मृति की विशेषताएं पूछ रहा आपसे, तो चलो जल्दी से जवाब दे दो, देखते हैं कि कितने लोगों का उत्तर आता है। अच्छी स्मृति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? तो कह रहा है कि शीघ्र पुनः स्मरण होगा, शीघ्र पहचान होगी, अच्छी धारणा होगी, या इनमें से सभी। जवाब दीजिए आप लोग, देखते हैं कि कितने लोगों का उत्तर सही आता है। अच्छी स्मृति की कितनी विशेषताएं हो सकती हैं? गजनियों गलती मत करना, नहीं तो बहुत मारेंगे, बता रहे हैं हम। क्यों गलती नहीं करना बता रहा हूं कि ये सवाल कई बार हो चुका है। वो अलग बात है कि यहां पर दूसरे रूप में पूछा है। कहां से उत्तर आप निकालिएगा इसका? वुडवर्थ का नाम सुना है? आप कहोगे हाँ सर। वुडवर्थ ने स्मृति के कितने कारक बताए हैं? स्मृति के 4 कारक बताए हैं। 4 कारक या 4 घटक बताए। कौन कौन से 4 कारक बताए? तो पहला कारक बताया कौन सा? सीखना।
यानी पहला कारक बताया था उसने अधिगम यानी लर्निंग, दूसरा अधिगम के बाद बताया था कौन सा, पुनः प्रस्तुतिकरण, रिकॉल समझाया था, रिटेंशन की बात किया था। मतलब अधिगम के बाद धारण ये आएगा, अधिगम के बाद क्या आएगा, धारणा, उसके बाद क्या आएगा, पुनः प्रस्तुतिकरण, रिकॉल आएगा, और पुनः प्रस्तुतिकरण के बाद चौथा वाला फैक्टर कौन सा बताया उसने, पहचान बताया है, पहचान बताया है। जब भी स्मृति की विशेषता पूछेगा और जब भी स्मृति के बारे में कुछ कहेगा तो पहले आप इन चीजों को अनिवार्यतः याद रखा करो। मैंने कई बार यह सेशन में बताया है कि वुडवर्थ वाली ये बात बच्चा हरदम याद रखो, क्योंकि बड़े सारे सवाल सही हो जाएंगे आपके अगर आप वुडवर्थ की ये बात याद रखते हो। ये अच्छी स्मृति के 4 कारक होते हैं, ये अच्छी स्मृति की विशेषता भी हो जाएंगी, अच्छी स्मृति के कारक भी हो जाएंगे, अच्छी स्मृति की पहचान भी हो जाएगी। अब देखो शीघ्र पुनः स्मरण, यहाँ पर बताया ना पुनः स्मरण है, शीघ्र पहचान, यहाँ पर पहचान बताया, अच्छी धारणा, धारणा बताया, यहाँ इसका मतलब है सभी हो जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला विकल्प आप सभी का राइट ऑप्शन हो जाएगा। हाँ बहुत अच्छे, आगे देख लो। अगला सवाल आपके सामने आता है कौन सा, 15 नंबर का। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, बताओ सब लोग। संवेग शब्द का, सर यूपी में जूनियर टीचर बनने के लिए बीए में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूरी है। हाँ भाई सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। आगे बढ़िए, जवाब दीजिए। संवेग का शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है, तो अगर आप हिंदी से निकालोगे इसके अर्थ को तो संवेग बराबर कहते हैं क्या, सम प्लस वेग हो जाता है संवेग, यानी कि वेग से युक्त होना। सम प्लस वेग का मतलब क्या होता है, वेग से युक्त होना, वेग से युक्त होना यानी भाव में उथल पुथल का होना। वेग से युक्त होने का मतलब क्या हो गया, भाव में उथल पुथल होना, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी विकल्प आप सभी का राइट हो जाएगा। हाँ सी विकल्प राइट हो जाएगा। चलो अगला देख लो भाई, सवाल पूछ रहा है 16 नंबर। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र आपसे पूछ रहा है, मतलब बाल विकास के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा जाता है, जो जो बाल विकास में पढ़ा जाएगा वही उसका अध्ययन का क्षेत्र हो जाएगा। तो बताइए बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या होता है, मतलब कौन कौन सी चीजें उसमें पढ़ी जाती हैं बाल विकास के अंतर्गत। तो पहला वाला कह रहा है कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, दूसरे में कह रहा है कि वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, तीसरे में कह रहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है कि सभी लोग अलग अलग होते हैं, या भी पढ़ा जाता है, या इनमें से सभी। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, सारे बच्चों जवाब दे दो तेजी से आप सभी लोग। तो देखो बाल विकास में हम विभिन्न अवस्थाओं के बारे में भी पढ़ते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में आप समझो, आपने बाल विकास में शैशवावस्था पढ़ा, मैराथन क्लास बाल विकास में हमने पढ़ाया है अवस्थाओं वाला, जा करके देख लीजिएगा। बाल्यावस्था पढ़ाया, किशोरावस्था पढ़ाया। तो बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन हम कर लेते हैं उसके अंतर्गत हम वंशानुक्रम तथा वातावरण के प्रभाव का भी अध्ययन कर लेते हैं। हम बाल विकास के विभिन्न पक्षों का भी अध्ययन करते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक, नैतिक और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भी पढ़ते हैं कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, सभी बच्चों में अंतर पाया जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा, डी वाला। 17 नंबर में कह रहा है कि बिने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है। चलिए जवाब दीजिए आप सभी। बिने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है, सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृद्धि का, अभिक्षमता का। बताना कौन सा उत्तर सही होगा। सब लोग उत्तर दो मास्टरों, मीटर चढ़ाते जाओ, मीटर डाउन नहीं होना चाहिए। बिने साइमन परीक्षण किसका परीक्षण करता है, बताना जल्दी से उत्तर दे दो। बिने साइमन परीक्षण किसका परीक्षण करता है। एक तो कमेंट कर रहा है सर जी फोन मुंह पे गिर जा रहा है पढ़ते समय। चला मुंह पे गिरा था, नाक की मत पटक लिया, नहीं तो मतलब पहली बार ऐसी घटना घटेगी कि पढ़ते समय नाक टूट गई, नाक कट गई। पढ़ने से नाक नहीं कटती है, पढ़ने से नाक ऊंची होती है। पहला व्यक्ति होगा जो पढ़ने पर नाक कट जाएगी उसकी। बिने साइमन परीक्षण सामान्य बुद्धि का परीक्षण करता है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बिने साइमन परीक्षण सामान्य बुद्धि का परीक्षण करता है, हाँ विशिष्ट की नहीं करेगा, और अभिवृद्धि और अभिक्षमता तो अलग मामला ही हो जाता है। 18 नंबर पर आ जाओ। 18 नंबर, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक आपसे पूछ रहा है, मतलब जो हमारे इमोशनल डेवलपमेंट को प्रभावित कर दे, हमारे इमोशंस पर जो डिस्टर्बेंस पैदा कर दे, वो कौन कौन सा हो सकता है। कह रहा शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा कह रहा कि मानसिक योग्यता, तीसरा कह रहा थकान, चौथा कह रहा इनमें से सभी। जवाब दे दो, देखते हैं कि कितने लोगों का उत्तर सही होता है। सब लोग जवाब दे दो, हमारे संवेगात्मक विकास को कौन प्रभावित करेगा। शाबाश, बहुत बढ़िया, क्या जोरदार जवाब आप लोग दे रहे हो। मुझे नहीं लग रहा कि अभी तक एक सवाल गलत हुआ होगा किसी का, एकदम नहीं गलत हो रहा है। इसका मतलब एकदम झंडा गाड़ दोगे आप लोग। यहाँ पर डी विकल्प आप सभी का सही हो जाता है। देखो क्यों बता रहा हूँ, शारीरिक स्वास्थ्य जो है, अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो गया तो आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा, और उस टाइम पर आपका इमोशन ना खराब हो जाएगा। मतलब अगर कोई खुजाया थोड़ा बहुत भी दिमाग खराब किया तो आपने उसको पटक के लतिया भी सकते हो, इमोशन डिस्टर्ब। मानसिक योग्यता भी सेम कंडीशन, अगर दिमाग से थोड़ी सी खराबी आ गई, कहते हैं ना कि मूड खराब हो बोला मत, नहीं तो आज मतलब कुछ भी उल्टा पुल्टा हो तो ही समझा, ये वाली बात आ जाती है। और अगर थका हुआ है व्यक्ति तब भी उसका इमोशन खराब रहेगा, गारंटी है। यहाँ पर सभी विकल्प सही हो जाएंगे। सवाल आपके सामने अब आता है कौन सा, 19 नंबर में। कह रहा सीखने का सर्वाधिक उचित अर्थ क्या हो सकता है, बताइए।
अधिगम का सर्वाधिक उचित अर्थ कौन सा हो सकता है? झंडा लेकर परीक्षा हाल में तो जाओगे ही, क्या बात है। अभी कह रहे हैं अभी कह रहे हैं शैलेश सर आइए, ये नहीं सुनते हैं। क्या पूछा थे अभी भैया, कुछ ले बताए दें। कौशल का अर्जन, ज्ञान का अर्जन, व्यवहार में परिवर्तन, व्यक्तिक समायोजन। अब इसमें से देखो किसी भी बात पर मत जाओ। जब ऐसे फंसाऊं वाला सवाल पूछे तो हरदम अधिगम का एक ही अर्थ आप समझे रहना कि अधिगम माने व्यवहार का परिमार्जन। परिमार्जन को इंग्लिश में कहते हैं मॉडिफिकेशन। परिमार्जन को क्या कहते हैं? मॉडिफिकेशन। और मॉडिफिकेशन का मतलब परिवर्तन होता है। मॉडिफिकेशन मतलब जब किसी भी चीज को चेंज करोगे, मॉडिफाई करने का मतलब चेंज करना। और वैसे देखो, जब भी बात आती है अधिगम के अर्थ की तो दो अर्थ लेकर के आता है। एक का मतलब होता है सीखना और एक का मतलब होता है क्या? व्यवहार का परिवर्तन होना। व्यवहार का परिवर्तन। लेकिन व्यवहार का कैसा परिवर्तन हो तो हमेशा ध्यान रखना, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, हमेशा स्थायी परिवर्तन की बात होती है। और यही वैज्ञानिक अर्थों में अधिगम का अर्थ होता है। सीखना नहीं इसका सामान्य अर्थ होता है, ये मनोवैज्ञानिक अर्थ है इसका व्यवहार में परिवर्तन होना। और कैसा परिवर्तन होना? स्थायी परिवर्तन होना, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, यही होता है लर्निंग या सीखना। आ जाते हैं सेशन के आखिरी सवाल पर। सेशन का आखिरी सवाल कहता है व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप कैसा होता है? मतलब हमारा व्यक्तित्व कैसे बनता है? व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप कैसा होता है? पर्सनालिटी के विषय में पूछ रहा है। व्यक्तित्व का संगठन कैसे निर्मित होता है? बताओ जल्दी जल्दी से आप सभी लोग बताना, व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है? यहां पर एक परिभाषा आप सभी लोग याद रखना। हमारे यहां सुबह से बारिश हो रही है। प्रियंका कह रही कि सर मैं तो सो गई थी, अभी को उठी हूं। चलो उठ गई, कोई बात नहीं है, देर आए दुरुस्त आए। नींद तो ले ही लेना चाहिए पर्याप्त। व्यक्तित्व का संगठन कैसे होता है, यानी व्यक्तित्व बनता कैसे है? तो जितने लोगों ने बी विकल्प सेलेक्ट किया है सभी का जवाब सही हो जाएगा। और इस पर केवल एक परिभाषा आपको याद रखनी है, गोल्डन आलपोर्ट साहब की परिभाषा याद रखिएगा। गोल्डन आलपोर्ट क्या कहते हैं? व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदैहिक का मतलब मानसिक और शारीरिक, मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गतिशील संगठन है। व्यवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो वातावरण से उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। ये गोल्डन आलपोर्ट की परिभाषा है, याद रखना ये परिभाषा। अब इस परिभाषा को याद रखोगे तो यहां पर देखना मनोदैहिक की बात करता है। और जब भी मनोदैहिक की बात करेगा तो आप समझ जाना कि मनोवैज्ञानिक और शारीरिक यानी कि दोनों का मेल हो जाता है, मानसिक और शारीरिक। ठीक है, मनोदैहिक का मतलब है मन और देह, और मन और देह का मतलब क्या हो गया? मानसिक और शारीरिक हो गया। यही मानसिक और शारीरिक जो हमारी योग्यताएं होती हैं, इसी को हम व्यक्तित्व कहते हैं, पर्सनालिटी कहते हैं। अरे अगर गोल्डन आलपोर्ट की परिभाषा नहीं याद रखा पर्सनालिटी पढ़ते समय तो कुछ भी नहीं याद रखा। जब भी पर्सनालिटी चैप्टर पढ़ने जाओगे ना तो फादर ऑफ पर्सनालिटी हो जाता है। ये गोल्डन आलपोर्ट को जरूर से जरूर याद रखना, ये बहुत उपयोगी व्यक्ति होता है। इसी के साथ हम लोगों ने 20 नंबर का ये सेशन समाप्त कर लिया। एक ठो घलुआ है आपके सामने, घलुआ क्वेश्चन है। सब्जी खरीदते हो धनिया फ्री है, तो 20 क्वेश्चन औपचारिक तौर पर इस सेशन में था। 21वां वाला क्वेश्चन आपको मैं दे दे रहा हूं होमवर्क के रूप में। क्या दे दे रहा हूं? होमवर्क के रूप में दे दे रहा हूं। और सवाल पूछ ले रहा हूं आपसे। सवाल कह रहा कि आत्मकेंद्रित व्यक्ति कैसा होता है? अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी, उभयमुखी या समाज पर निर्भर? तो आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा कि आत्मकेंद्रित व्यक्ति किस प्रकार का होगा। आत्मकेंद्रित मतलब हो जाएगा ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, जिसको दुनियादारी से लेना देना नहीं होगा, जो समाज से कनेक्टिविटी में थोड़ा सा असहज महसूस करता है, वही व्यक्ति आत्मकेंद्रित होता है। विचारशील होगा, चिंतनशील होगा, लेकिन समाज प्रिय मिलनसार प्रवृत्ति का नहीं होगा। तो आज के लिए हम सभी लोग सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे। इजाजत चाहेंगे आपसे, विदा लेंगे आज के लिए। हाँ, सेशन कैसा लगा इस बात को लेकर के कमेंट अवश्य करिएगा। आपके 4 शब्दों की, चंद लाइनों की टिप्पणी की जरूरत रहती है, हम उसी के भूखे रहते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो में समाप्त हो जाने के बाद जरूर अपनी बातें रखा करें, कहा करें। तो आज के लिए सेशन को यहीं पर समाप्त कर देते हैं, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।